सोच के देखिए, अगर जरा सी खरोश लगने पर भी खून बहना बंद ही ना हो तो। शुक्र है कि हमारे शरीर के पास एक छिपा हुआ सुपर हीरो है जो ऐसा होने नहीं देता। आज हम उसी गुमनाम हीरो यानी फाइब्रिनोजन की कहानी जानेंगे, जो हर चोट पर हमारी रक्षा के लिए तैयार रहता है। कभी सोचा है कि कागज से हाथ कटने पर या खेलते हुए छिल जाने पर खून थोड़ी देर में अपने आप कैसे रुक जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। और इस कमाल की प्रोसेस के पीछे एक मास्टरमाइंड है, एक ऐसा प्रोटीन जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालता है। आज हम इसी हीरो से मिलेंगे और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर से। फिर हम जानेंगे कि ये फैक्टर आई या फाइब्रिनोजन आखिर है क्या चीज़। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे एक जादुई जाल बुनकर खून का थक्का बनाता है। हम ये भी पता लगाएंगे कि ये सिर्फ थक्का ही नहीं बनाता, बल्कि और भी बहुत कुछ करता है। फिर हम समझेंगे कि जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, और आखिर में जानेंगे कि डॉक्टर्स इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे शरीर के एक तरह के इमरजेंसी बटन से। जैसे ही कहीं चोट लगती है, ये प्रोटीन, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तुरंत एक्शन में आ जाता है और खून के बहाव को रोकने के मिशन पर निकल पड़ता है। चलिए अब इसे थोड़ा टेक्निकल नजरिए से समझते हैं। फाइब्रिनोजन, जिसे फैक्टर आई भी कहते हैं, हमारे खून के लिक्विड हिस्से यानी प्लाज्मा में घुला हुआ एक खास प्रोटीन है। इसका सबसे जरूरी काम है फाइब्रिन नाम का एक पदार्थ बनाना। अब ये फाइब्रिन क्या है? आसान भाषा में समझें तो फाइब्रिन एक धागे जैसा जाल है जो चोट वाली जगह पर बुन जाता है और खून को बाहर निकलने से रोकता है। तो फाइब्रिनोजन ही वो कच्चा माल है जिससे ये सेफ्टी नेट बनता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि फाइब्रिनोजन करता क्या है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी निकालते हैं। आखिर ये बनता कहाँ है और हमारे शरीर में इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? ये डिटेल्स काफ़ी दिलचस्प हैं। हमारा लिवर इस ज़रूरी प्रोटीन को बनाता है। हमारे खून में इसकी मात्रा 200 से 400 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। याद रखिए, ये एक मैजिक रेंज है और हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। एक बार बनने के बाद ये लगभग 3 से 5 दिनों तक हमारे शरीर में एक्टिव रहता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। खून का थक्का आखिर बनता कैसे है? सच पूछिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। समझे कि ये एक माइक्रोस्कोपिक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां एक लिक्विड प्रोटीन देखते ही देखते एक मजबूत जाल में बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले थ्रोम्बिन नाम का एक मैनेजर आता है और फिब्रिनोजन को छोटे छोटे फाइब्रिन के टुकड़ों में बदल देता है। दूसरे स्टेप में ये टुकड़े आपस में जुड़कर एक कच्चा नरम सा जाल बनाते हैं। फिर आता है असली हीरो, फैक्टर 13, जो एक सुपर ग्लू की तरह काम करता है और इन धागों को आपस में मजबूती से चिपका देता है। और बस चौथे स्टेप में एक ठोस और पक्का थक्का तैयार हो जाता है जो किसी भी लीकेज को रोक देता है। पर क्या फाइब्रिनोजन सिर्फ एक इमरजेंसी वर्कर है? बिल्कुल नहीं। इसका काम सिर्फ खून का थक्का बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसके और भी कई ऐसे काम हैं जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। जैसे कि ये प्लेटलेट्स को, जो हमारे खून के छोटे सिपाही हैं, एक साथ आने और टीम बनाने में मदद करता है। ये घाव भरने की प्रक्रिया को भी तेजी देता है। और एक और दिलचस्प बात, जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन या सूजन होती है तो ये एक अलार्म की तरह काम करता है और इसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे डॉक्टर्स को प्रॉब्लम का पता लगाने में मदद मिलती है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। फिब्रिनोजन का बैलेंस में रहना बेहद ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम, तो ये हीरो से विलेन बन सकता है और गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है। चलिए दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। अगर फाइब्रिनोजन का लेवल कम है तो समझिए कि शरीर की रिपेयर टीम कमजोर है। जरा सी चोट पर भी खून बहता रहता है। ऐसा अक्सर लिवर की बीमारियों में होता है। दूसरी तरफ अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये टीम जरूरत से ज्यादा काम करने लगती है और खून की नसों के अंदर ही खतरनाक थक्के बना सकती हैं, जो दिल के दौरे या स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। और इसीलिए ये 200 से 400 की रेंज इतनी ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए एक सेफ जोन की तरह है। डॉक्टर्स इसी नंबर को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या कोई खतरा मंडरा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? असल में जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो इस प्रोटीन के लेवल को क्यों जांचते हैं? इसका क्लिनिक में क्या महत्व है?
इसका क्लिनिकल महत्व बहुत बड़ा है। डॉक्टर्स इससे ये पता लगाते हैं कि शरीर में खून को रोकने की क्षमता कितनी अच्छी है। ये शरीर में छिपी हुई सूजन या इन्फेक्शन का पता लगाने में मदद करता है। कुछ गंभीर बीमारियों में इसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों में इसकी कमी होती है, उन्हें बाहर से फाइब्रिनोजन देकर उनकी मदद भी की जा सकती है। ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। फाइब्रिनोजेन ही वो कच्चा माल है जो फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन ही खून के थक्के की असली ताकत है, उसकी रीढ़ की हड्डी। इसके बिना हमारा रक्षा प्रणाली अधूरी है। तो हमने देखा कि फाइब्रिनोजेन एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये हमारा रक्षक है, तो दूसरी तरफ इसका असंतुलन खतरनाक हो सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य में साइंस इस शक्तिशाली प्रोटीन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना कैसे सीखेगा, ताकि हम सिर्फ इसके फायदे उठा सकें और इसके खतरों से बच सकें। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।